नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात के बड़ौदा के रावपुरा विस्तार में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना। पुलिस ने की कार्यवाही, एसआरपी की 2 टीमें हुई तैनात। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। बड़ौदा के कारेलीबाग में एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग। बेसमेंट की दुकान में लगी आग ने कॉम्प्लेक्स के 2 फ्लोर को लिया अपनी चपेट में। दमकल विभाग ने आग पे काबू पाया। बड़ौदा कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की बैठक। आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने और राज्य सरकार की नाकामी पहुंचाने कांग्रेस की सोशल मीडिया आर्मी मैदान में। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया है वो अहम रोल अदा कर रहा है विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में। तब कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया को लेकर एक कॉन्फ्रेंस की गई। खास तौर पर जो बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी है उसमें सोशल मीडिया को लेकर एक पूरा सेल तैयार किया गया और आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों तक कांग्रेस पार्टी के जो प्रस्ताव है वो पहुंचाने हैं, उसके लिए रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति तैयार करने में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया जो इंचार्ज है, कोऑर्डिनेटर है और साथ ही में गुजरात के प्रभारी है आभास भटनागर, उनकी उपस्थिति रही। साथ ही में जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है केयूर शाह, उनकी भी उपस्थिति दर्ज की गई। इस मौके पर बड़ौदा शहर के कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख है ऋत्विज जोशी, साथ ही में पूर्व प्रमुख प्रशांत पटेल, विरोध पक्ष की नेता अमी रावत समेत जो दिग्गज कांग्रेस के बड़ौदा के नेता है चंद्रकांत श्रीवास्तव, उनकी अध्यक्षता में एक पूरी मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें सोशल मीडिया का पूरा सेल तैयार किया गया है, पूरी टीम तैयार की गई है जो आम जनता तक कांग्रेस के जो प्रस्ताव है वो लेके जाएगी और केंद्र और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं वो भी लेकर जाएगी। ऐसी बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई। देखिए, आज ही हमने पहली एक सोशल मीडिया की एक बड़ी बैठक हम लोगों ने यहाँ आयोजित करी है जिसमें जिला कांग्रेस के सभी नेतागण यहाँ पर जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो उपस्थित थे और सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, NSUI, ये सब लोगों ने आज इसमें भाग लिया है। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, हमारी सोच है, जो जिन मुद्दों पे आज हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा द्वारा जिस तरह से भाजपा सरकार ने महंगाई का हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है और दूसरी तरफ ध्यान भटकाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेके हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है, हम क्या वादा करने वाले हैं जनता से जब हम चुनाव में जाएंगे, हमारा द्वार का डिक्लेरेशन है, संकल्प पत्र है, उन सब चीज़ों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और हमारे सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं, जो मजबूती से कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये लोग इस मैसेज को आगे लेके जाएंगे। हम स्ट्रक्चर, अभी हमारा एक बड़ा स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं, अध्यक्ष जी यहाँ साथ में खड़े हैं और मैं मानता हूँ कि हम 500 से 1000 लोगों की एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया की टीम कांग्रेस पार्टी की वडोदरा शहर में होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के काम करने के तरीके में और कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके में फ़र्क है। बीजेपी जहां पर पेड वर्कर से कॉल सेंटर चला के लोगों को पैसा दे के काम कराने का काम करती है सोशल मीडिया पे, हमारा प्रोग्राम जो होता है वो वॉलंटियर ड्रिवन प्रोग्राम होता है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस की लड़ाई लड़ता है, हम पैसे दे के भाड़े के लोगों से प्रचार नहीं कराते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी यहाँ की टीम है वो चाहे कितना भी पैसा खर्च करे, कितना भी कॉल सेंटर चला लें, लेकिन जो हमारी टीम है वो आपको आने वाले समय में नजर आएगा कि कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग जो है वो कैसा काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ रह गई है। कितना फायदा मिलेगा इलेक्शन में, क्या रिजल्ट है? देखिए, इलेक्शन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। गुजरात का जो चुनाव है 182 सीटों पे है, तो वो तो हर जगह की अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे हमारे प्रभारी और हमारे अध्यक्ष जो हैं जगदीश ठाकुर जी, रघु शर्मा जी का कहना है, हम टारगेट कर रहे हैं 125 सीटों को और 125 से ज़्यादा सीटों के साथ में हम सरकार बनाएंगे।
गुजरात के बड़ौदा में बड़ौदा जिला क्षत्रिय राजपूत समाज केळवनी मंडल के 22 साल पूरे होने पर एक सामाजिक कार्य किया गया। इसमें जो क्षत्रिय समाज के जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके 17 जोड़ों की सामूहिक विवाह करवाया गया। इस सामूहिक विवाह का आयोजन मांझलपुर विस्तार में किया गया था। तब मांझलपुर विस्तार में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग इस सामाजिक कार्य में जुड़े थे। आपको बता दें कि 22 साल पूरे होने पर ये लगातार बीते कई सालों से क्षत्रिय समाज इस तरह का आयोजन करता आया है, जिसमें जो क्षत्रिय समाज के गरीब परिवार के जो लोग हैं, जो शादी समारोह का जो खर्च है वो उठा नहीं पाते हैं, तब आर्थिक तौर पर एक सामाजिक कार्य क्षत्रिय समाज केळवनी मंडल की ओर से किया जा रहा है। तब इस कार्यक्रम में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़ौदा शहर के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत पूर्व राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल और मांझलपुर विस्तार के जो पूर्व कॉरपोरेटर है चिराग जवेरी समेत कई कॉरपोरेटरों की भी उपस्थिति वहां पर रही और बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग भी इस सामाजिक कार्य में जुड़े थे। आदिशक्ति अम्बे वड़ी પોતાના માતા પિતાનું નામ રોશન કરે, સાથે સાથે આવા સંગઠનો કાયમ રચાતા રહે। ચિરાગ ભાઈ પણ એ શબ્દ કહે છે કારણ કે વર્ષોથી ચિરાગ ભાઈ પણ આવા કપરા સમયની અંદર આ વર્ષે દાતાશ્રીઓની લાઈનમાં આપણે પણ બેસ્યો સંકલ્પ એક મિનિટ આવા દાતાશ્રી 22મા વર્ષમાં અમે મંગલ પ્રવેશ કરેલો, ત્યારે આજે 17 જોડાના સમૂહ લગ્ન નિમિત્તે આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો તેમજ તમામ સમાજના વડીલોનો માર્ગદર્શન હેઠળ અને આ સમૂહ લગ્ન અમે આજે 22 વર્ષથી કરતા આવ્યા છે અને જ્યાં સુધી અમારે ભગવાન સાથ આપશે ત્યાં સુધી અમે આ પરંપરા અમારી ચાલુ જ રાખશે એવી। અને બીજું કે કોરોનાની મહામારીમાં પણ અમે 2021ની અંદર પણ અમે છૂટક 12 જોડાના લગ્ન કરેલા। ત્યાર પછી કોરોનાની વિદાય થયા પછી પણ અમે આ સમૂહ લગ્ન જે 22મો સમૂહ લગ્ન કર્યો છે એમાં 17 જોડાના સમૂહ લગ્ન કરી રહ્યા છે। એમાં 4 થી 5 હજાર માણસનું રસોડું બનાવ્યું છે, તેમજ અમારા સ્થાનિક કોર્પોરેટરો, આજુબાજુ વિસ્તારના તમામ નાગરિકો તેમજ યુવાન મંડળો, નગર માંજલપુરના તમામ મંડળોનો ખૂબ સાથ સરકાર મળેલ છે અને આ સમૂહ લગ્ન અમે પાર પાડેલ છે। પરંતુ છેલ્લા 2 વર્ષના તમે જુઓ કે કોરોનાની મહામારીને કારણે સમગ્ર દેશની અંદર લોકો ધાર્મિક પ્રસંગોની ઉજવણી કરી શક્યા નહોતા કે સામૂહિક પ્રસંગો પણ ઉજવી શક્યા નહોતા। એટલે એક આજે અનેરા ઉત્સાહ સાથે આજે આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। તમે લોકોના ચહેરા પર જ જોઈ શકો છો કે આ ઘડીએ હનુમાન જયંતિ હોય કે રામનવમી હોય એનો પણ તમને ઉત્સાહ જુદો જોવા મળે તો ત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે કે આ અસહ્ય મોંઘવારીની અંદર આ વખતે આ સમૂહ લગ્ન જ્યાં જ્યાં થાય છે, માંજલપુરની વડોદરા શહેરની આજુબાજુ જ્યાં જ્યાં થાય છે, એ મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ કુટુંબો માટે ખૂબ આશીર્વાદરૂપ છે। કારણ કે આ મોંઘવારીની અંદર લગ્ન કરવું ખૂબ ખર્ચાળ બન્યું હોય ત્યારે આવા સમૂહ લગ્ન સમાજો દ્વારા જે આયોજિત થાય છે એ લોકોને ખૂબ ઉપયોગી થઈ રહ્યું છે। ત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે, આજે આ પ્રસંગમાં યોગેશ કાકા પણ આવ્યા છે। આ જગ્યા જે ઘડી આપણે સમૂહ લગ્ન ઉજવી રહ્યા છે એ જગ્યા આજે આપણી જોડે હોય તો યોગેશ કાકાના પ્રતાપે છે। ત્યારે મારે એ કહેવું છે કે આ રીતે ધાર્મિક પ્રસંગો અને સામાજિક પ્રસંગો ઉજવવા માટે તમામ લોકો જ્યારે મદદ કરતા હોય ત્યારે વડોદરા શહેર જિલ્લા ક્ષત્રિય સમાજના તમામ હોદ્દેદારોને હું અભિનંદન પાઠવું છું અને આવનાર દિવસોમાં પણ સમાજને ઉપયોગી થાય અને લોકો સારી રીતે ધાર્મિક પ્રસંગો ઉજવી શકે એવા તમામ કાર્યક્રમો કરે એવી હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું। વડોદરા શહેર ક્ષત્રિય સમાજ છેલ્લા ઘણા વર્ષથી જલારામ મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં અનેક લગ્નો કર્યા છે। આ વખતે પણ 17 જોડાના લગ્નોનો આજે અવસર છે। ખાસ કરીને અંધેશ્વરના મહારાજ અહીં પધરેલા છે આપણા ચિરાગભાઈ। વર્ષોથી આ સમારંભ જે બી થાય છે એમાં અગ્રણીય ભાગ લે છે। આજે ગરીબ વર્ગને પોતાનું સિંગલ લગ્ન કરવું હોય તો પોસાય નહીં। આજે આ સમાજ
15 જેટલા છોકરાના લગ્ન મામૂલી પૈસા લે અને જે બી લગ્નની બધી સામગ્રી આપે, જમાડે એમના કુટુંબોને. એથી ગરીબ જે વર્ગ છે એ સમાજને પણ સારો આર્થિક ફાયદો થાય. આ કમ્પાઉન્ડ અમારા સરકારનું જે ગુજરાત અહીંના ટ્રસ્ટીઓએ આ જગ્યા કાયમ માટે સરકાર પાસેથી માગણી કરેલી છે કે અહીં આવા ઉત્સવો થાય, ધાર્મિક ઉત્સવો થાય, લગ્ન ઉત્સવ થાય, કે અનેક લોકોના લગ્ન અહીં થઈ શકે. એ માટે જ્યારે ચિરાગભાઈ કોર્પોરેટર હતા ત્યારે એની આગેવાનીમાં મને જે રજૂઆતો કરેલી એ રજૂઆતો સરકારમાં કરેલી છે. અને આ જગ્યા ઉપર સરકાર કોઈ જગ્યાને આ જગ્યા વેચે નહીં, કારણ કે માજલપુરમાં આ વિસ્તારમાં કોઈ જગ્યા છે નહીં. એ માટે સરકાર પાસે અમારા પ્રયત્નો. गुजरात के बड़ौदा में कल देर रात दो गुटों के बीच पत्थरबाजी का मामला सामने आया. इसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो रावपुरा मेन रोड है वहाँ पर एक छोटी दुर्घटना हुई और ये दुर्घटना के बाद दो गुटों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई. रावपुरा विस्तार में रावपुरा मेन रोड के आसपास की ये घटना है, जिसमें खास तौर पर जोगीदास विट्ठल की पोल और राणावास समेत सरदार भवन का जो गली है वहाँ पर ये पथराव हुआ है. और इस पथराव में करीबन 5 लोगों को चोटें आई हैं. उन्हें तुरंत ही अस्पताल भेज दिया गया था. जैसे ही ये पथराव की जानकारी रावपुरा पुलिस को मिली, तुरंत ही रावपुरा पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ और साथ ही में कई उच्च पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. तुरंत ही उन्होंने कॉम्बिंग भी और सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया, जिसके चलते खास तौर पर तुरंत ही ये स्थिति को काबू में ले लिया गया. लेकिन इस पथराव में कई धार्मिक स्थान और कई धार्मिक मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा है. तब खास तौर पर सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए जो 2 गुट के जो लोग हैं और जिनकी ओर से ये शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है, उन्हें धर दबोचने की जो कार्यवाही है वो पुलिस विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है. પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ તરફથી અહીંયા પથ્થરમારો થતો હોવાની કંટ્રોલે જાણ કરતા કાર્ય વિભાગ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તેમજ પોલીસ તથા હું તથા ક્રાઇમના અધિકારી માણસો પણ તાત્કાલિક જગ્યા ઉપર આવી અને જગ્યાને સુરક્ષિત કરી અને બીજો કોઈ આગળ વધારે બનાવ મોટો ન બને તે રીતેની અમે કાર્યવાહી હાથ ધરી. 5 વાહનોને પાડી દીધેલા છે અને રિક્ષા એક ઊંધી પાડેલી છે. મૂર્તિ તોડી છે એવું કશું? એ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. સાહેબ, પોલીસ આગળ શું કાર્યવાહી કરી રહી છે? હાલ તેઓની ફરિયાદ લેવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે. ફરિયાદ આપશે એ પ્રમાણે આગળ કાર્યવાહી હાથ આવશે અને જે બનાવ બન્યો છે એ બાબતે પોલીસ ફરિયાદ લઈ અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરશે. હાલમાં જે આ બનાવ બન્યો છે એના અનુસંધાને અહીંયા પોઈન્ટ રાખી અને આગળ બીજો કોઈ બનાવ ભવિષ્યમાં ન બને તે માટે પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવે. गुजरात के बड़ौदा शहर में ओडिशा समाज की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. श्री जगन्नाथ सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था बड़ौदा की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया, जो बड़ौदा के गोत्री विस्तार में आए इस्कॉन मंदिर में आयोजित किया गया था. इसे करलिंग 2022 नाम दिया गया था, जिसमें खास तौर पर करलिंग महोत्सव 2022 ओडिशा समाज की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसे इसमें दिखाया गया था. इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर ओडिशा समाज के लोग उपस्थित रहे थे और साथ ही में कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था. आपको बता दें कि करलिंग महोत्सव 2022 में खास तौर पर ओडिशा समाज के भजन समेत नृत्य पेश किए गए थे और ख़ास इसमें जो ओडिशा समाज के भरतनाट्यम समेत की प्रस्तुति दी गई थी, जिसके ज़रिए ओडिशा समाज की संस्कृति से संस्कार नगरी बड़ौदा के जो लोग हैं उन्हें रूबरू करवाया गया था. इस मौके पर खास तौर पर इस्कॉन मंदिर के महंत नित्यानंद स्वामी की उपस्थिति रही थी और साथ ही में श्री जगन्नाथ सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के प्रमुख प्रमलय नायक समेत उप प्रमुख देवाशीष पांडा, उमाशंकर त्रिपाठी और निर्गुण महापात्रा भी उपस्थित रहे थे.
रंगवती हाय रंगवती रंगवती कौन कलो ताली और फ्लैश रंगवती रंगवती कौन कलो करो नहीं करो था ए लाचे लाचे नई जाउची मोटा गो नहीं करो था सपना हो रंगवती हम यहाँ पे काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि श्री जगन्नाथ सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल फंक्शन जो है कलिंग उत्सव मनाने चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से लास्ट 2 ईयर से ये स्थगित था। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से इस बार इसको मनाने के लिए हम लोग सक्षम हुए। यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो प्रोग्राम का कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो उड़ीसा और गुजरात का जो संस्कृति है उसको कैसे मिलाप किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। तो इसी तहत यहाँ के जो बच्चे हैं गुजरात के, वो लोग उड़िया का जो संस्कृति है, जैसे ओडिसी डांस हो गया और जो कल्चर हो गया, जगन्नाथ संस्कृति के बारे में जो कल्चर हो गया, उसके बारे में जानने को मौका मिल रहा है। सिमिलरली हमारा जो उड़ीसा के बच्चे हैं, यहाँ के गुजरात के जो संस्कृति है, जैसे गरबा हो गया और सारे हैं, तो फोक डांस वगैरह हो गया, उसके पर भी प्रैक्टिस करके वो आज पेश करेंगे। सो एक दूसरे के बारे में जानने का और हमारे जो उड़िया के लोग हैं उनको भी मिलने जुलने का अवसर मिलेगा, जो ज़्यादातर बिजी रहते हैं लाइफ में, तो इसी मौके के थ्रू में उन लोगों को मिलने का भी चांसेस मिलेगा। इस्कॉन मंदिर के इस प्रांगण में उड़ीसा जो समाज है, हमारे देश का एक समाज है, जो उड़िया समाज जो संस्कृति से एकदम भरपूर भरा हुआ है, और भगवान श्री जगन्नाथ जी चूँकि वहाँ पर हैं, तो उस संदर्भ में यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में उड़िया समाज नए साल, इनका परसों नया साल गया, उसी के संदर्भ में यहाँ पर एक आयोजन किए हैं। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में होता है, उसी प्रकार इनका जो है परसों गया, पूर्णिमा के एक दिन पहले। तो इस पावन पर्व पर इनकी जो संस्कृति, कला, विरासत है, वाकई में एक दिव्य है। हमारे देश में भिन्न भिन्न समाज हैं, लेकिन एक है, भारत देश एक है। तो इनके नए साल पे हम इस्कॉन बड़ौदा की तरफ से इस समाज को बहुत सारी हार्दिक नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा, विश्वास, अनवरत हम सबका बना रहे, यही हम कामना करते हैं। खबर भरूच से आई है। भरूच के जनोर गांव में मातम प्रसर गया जब 40 वर्षीय एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजू भाई माछी नाम का 40 वर्षीय युवक करजन के पास एक शादी समारोह में अपनी बाइक पर जा रहा था, तब लीलोड़ा गांव के पास डंपर ने पीछे से जोर से इसे टक्कर मारी, और ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि 40 वर्षीय राजू भाई माछी का वहाँ पर ही घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद डंपर चालक भी फरार है और पुलिस ने डंपर चालक और साथी में डंपर के नंबर के जरिए आगे की कार्यवाही शुरू की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स।
कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। गुजरात के बड़ौदा में कल देर रात रावपुरा विस्तार में जो पत्थरबाजी की घटना हुई उसके सामने पुलिस विभाग की ओर से एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई। बड़ौदा शहर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर चिराग कोरड़िया की ओर से पत्रकारों को जानकारी दी गई, जिसके मामले में कल देर रात रावपुरा मेन रोड पर एक छोटी सी वाहनों की दुर्घटना हुई और उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है, जिसके मामले में पुलिस विभाग की ओर से करीबन 8 से 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है। और साथ ही में जो ये छोटी सी दुर्घटना हुई थी, ये मामले में भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कारेलीबाग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है और वहां पर भी 19 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। साथ ही में रायोटिंग का भी मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल रावपुरा विस्तार समेत जहां पर यह पत्थरबाजी की घटना कल देर रात हुई थी, वहां पर 2 SRP जवानों की टीम को भी रख दिया गया है और फुट पेट्रोलिंग भी पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है। CCTV के आधार पर पत्थरबाजी करने वाले और लोगों की भी गिरफ्तारी आज देर शाम तक कर देने की बात जॉइंट पुलिस कमिश्नर चिराग कोरड़िया की ओर से कही गई है। गईकाले रावपुरा पोलीस स्टेशन विस्तार में एक सामान्य अकस्मात थता 2 ग्रुपो वच्चे मारामारीनो बनाव बनेल छे। तेमां रावपुरा पोलीस स्टेशन में एक गुनो रजिस्टर करवामां आवेलो छे અને કારેલીબાગ पोलीस स्टेशन में एक रायोटिंगनो गुनो रजिस्टर करवामां आवेलो छे। कारेलीबाग पोलीस स्टेशन में जे गुना में 19 आरोपीओनी धरपकड़ करी लेवामां आवेली छे અને बाकीना आरोपीने शोधवानी कामगीरी चालू ज छे। અને रावपुरामां जे अकस्मातमां जे गुनो रजिस्टर करवामां आव्यो छे एमां पण 3 आरोपीनी धरपकड़ करी लीधेली छे અને तमाम जग्याए पोलीसनुं पेट्रोलिंग चालू छे અને संवेदनशील विस्तारमां पण SRPनुं डिप्लॉयमेंट पण करी देवामां आव्युं छे। गुजरात के बड़ौदा के पास करजण तालुका में कंडारी के पास एक्वा ब्लू वाटर पार्क आया हुआ है और इस एक्वा ब्लू वाटर पार्क फिलहाल सुर्खियों में है क्योंकि आने वाली 23 और 24 अप्रैल को यहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम आने वाली है। जी हाँ, आज एक पत्रकार परिषद में ये जानकारी दी गई जिसमें कहा गया है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेम बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता और साथ ही में अब्दुल यानी कि शरद शंकला आने वाली 23 और 24 अप्रैल को एक्वा ब्लू वाटर पार्क के मेहमान बनने वाले हैं और यहाँ पर लोगों के साथ वो मौज मस्ती करने वाले हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी देती पत्रकार परिषद आयोजित की गई। और एक्वा ब्लू वाटर पार्क में ये जो आयोजन किया जा रहा है वो जयमीन पटेल की अगुवाई में किया जा रहा है, जिनकी ओर से ये एक्वा ब्लू वाटर पार्क शुरू किया गया था। तो आने वाली 23 और 24 अप्रैल को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम किस तरह से ये पूरे आयोजन में शामिल होने वाली है, इसके बारे में जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई थी। हाय, मैं हूं मुनमुन दत्ता। मैं आ रही हूँ ब्लू एक्वा वाटर वर्ल्ड में 23 अप्रैल को आपके शहर करजन वडोदरा। इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय श्वेता इवेंट्स मैनेजमेंट अंकलेश्वर, powered by Physioline Physiotherapy. So see you all on 23rd of April at Karjan Vadodara. કરજણ કંડારી હાઈવે ઉપર આવેલ એક્વા બ્લુ વોટર પાર્કમાં તારીખ 23 અને 24ના રોજ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના ફેમ બબીતાજી એટલે કે મુનમુન દત્તા અને તેમની સાથે શરદ શંકલા ઉર્ફ અબ્દુલ જેઓ પધારી રહ્યા છે એક્વા બ્લુ વોટર પાર્કની અંદર 23 અને 24ના રોજ આ કલાકારોની સાથે મોજ માણવા આજુબાજુ અને વડોદરા શહેર તેમજ ગુજરાતની તમામ જનતાને આવવા માટે ખાસ આમંત્રણ છે, જે માટેની ટિકિટ તમને તેઓની વેબસાઇટ અને તેના પરથી મળી રહેશે। કરજણ કંડારી ખાતે આવેલ એક્વા બ્લુ વોટર પાર્કમાં 23 અને 24 એપ્રિલના રોજ તારક મહેતાના ઉલ્ટા ચશ્માના ફેમ બબીતાજી ઉર્ફ મુનમુન દત્તા અને અબ્દુલ ઉર્ફ શરદ શંકલા આપણા ત્યાં પધારી રહ્યા છે। તો આપ સૌ જનતાને આવવાનો હાર્દિક નિવેદન છે। આ પ્રોગ્રામમાં આખો દિવસ ફૂલ ડીજે નાઇટ પણ ડીજે છે, અલગ અલગ રમતો ગમતો અને સાથે મોજ માણવાનો આયોજન કરવામાં આવેલો છે।
એક્વા બ્લુ વોટર પાર્કમાં તમે નેચરનો આનંદ લઈ શકો છો અને સાથે વોટર પાર્કની ઘણી બધી રાઇડ્સો છે. છોકરાઓ માટે કિડ સેક્શનનું અલગ રાઇડો છે, સ્વિમિંગ પુલ છે, રેન ડાન્સ છે અને એવું ઘણું બધું પાણીમાં ઠંડક લઈને તમે મોજ કરી શકો છો. હા, એ 23 અને 24ના રોજના પાસીસ કરી રહ્યા છે, એટલે કરેલા છે, જે તમને અમારા વેબસાઇટ અને અહીંયા હાજર સ્થળ પર તમને મળી શકે. गुजरात के बड़ौदा में दंतेश्वर विस्तार में विजयवाड़ी झोपड़पट्टी आई हुई है और इस झोपड़पट्टी को रेलवे विभाग ने नोटिस जारी कर दी है. तब इन गरीबों के समर्थन में बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी आई है. आज बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ौदा जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास की बात करने वाली संवेदनशील सरकार इन सभी गरीबों को वैकल्पिक आवास दिए बिना इनके आशियाने तोड़ने की बात कर रही है. तब कांग्रेस पार्टी के जो बड़ौदा शहर के प्रमुख है ऋत्विज जोशी समेत विरोध पक्ष की नेता अमी रावत समेत बड़ौदा के कांग्रेस के दिग्गज नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, पूर्व बड़ौदा शहर कांग्रेस के प्रमुख प्रशांत पटेल समेत नरेंद्र रावत ने आज ज़िला कलेक्टर से गुहार लगाई थी कि इन गरीबों को सबसे पहले वैकल्पिक आवास की जो व्यवस्था है वो की जाए और उसके बाद इनके आशियाने तोड़े जाए. आपको बता दें कि करीबन बीते 60 साल से ये लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और रेलवे विभाग की ओर से इन्हें रातों रात नोटिस दे दी गई है कि कुछ ही दिनों में यानी कि चुनिंदा दिनों में इनको ये आवास खाली करने होंगे या फिर रेलवे विभाग की ओर से इनके आवास तोड़ दिए जाएंगे. तब कांग्रेस पार्टी ने आज इन सभी गरीबों के समर्थन में आकर इनको वैकल्पिक आवास देने की मांग उठाई है और इस मांग के साथ आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ौदा जिला कलेक्टर को आवेदन दिया. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी. न्याय आपो, न्याय आपो, गरीबों ने न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, गरीबों की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है. न्याय आपो, न्याय आपो, गरीबों ने न्याय आपो, गरीबों ने गौरा आपो भगवान, गरीबों ने गौरा आपो भगवान, गौरा विहोना करे भगवान, गौरा विहोना करे भगवान, गौरा विहोना करे भगवान. श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम. દંતેશ્વરમાં આવેલી વિજયવાડી ઝૂંપડપટ્ટી જ્યાં લોકો 60 વર્ષથી રહે છે અને વર્ષોથી ત્યાં રહે છે, એમને રાતોરાત રેલવે વિભાગ દ્વારા જે નોટિસ આપવામાં આવી છે કે તમારા મકાન તોડવામાં આવશે, એ વાતને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ. તમે જુઓ કે આ લોકો આટલા વર્ષોથી ત્યાં રહેતા હોય અને લોકો છૂટક મજૂરી, રોજબરોજની મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે અને એ ગરીબ લોકોને જ્યારે આવી રીતે રાતોરાત નોટિસ આપવામાં આવે એની સામે અમારો વિરોધ છે. બરોડા શહેરના કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર અપાયા છે કે આ લોકોને ન્યાય આપો. આ ગરીબો એમનો હક માંગે છે, તે ભીખ નથી માંગતા અને સરકારની જવાબદારી છે, કલેક્ટરશ્રીની જવાબદારી છે કે આ લોકોને રક્ષણ મળવું જોઈએ. કારણ કે લોકો વર્ષોથી રહે છે, ત્યાં એમના નામના પુરાવા છે, એમના નામના આધાર કાર્ડ છે, મતદાન વોટર આઈડી કાર્ડ છે, લાઇટ બિલ બધું જ આવે છે, વર્ષોથી ત્યાં રહે છે. તો શું કામ તમે રાતોરાત આવી રીતે નોટિસ આપીને અમને જે ગભરાવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે એનો અમને વિરોધ છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે એમના સમર્થનમાં આવી છે. આવનારા દિવસોમાં જો આ ગરીબોને ન્યાય નહીં મળે તો અમે આંદોલન કરીને પણ ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પણ જ્યારે કોરોનાની મહામારી બાદ આર્થિક રીતે બધાની જ કમર તૂટી ગઈ હોય, જ્યારે હજુ બધાનું જીવન છે હજુ પાટા પર આવ્યું નથી, એ પહેલાં જ જો તમે આવી રીતે ગરીબોને હેરાન કરો, આજે એમને સમય પણ નહીં, કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાની વાત નહીં, કોઈ વળતરની વાત નહીં અને ડાયરેક્ટ નોટિસ આપી, આ એક ગેરબંધારણીય છે અને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ અને એના માટે અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે. એક બાજુ તો પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની વાતો ચાલતી હોય છે, સૌ ગરીબને જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં જ ઘર આપવાની વાતો ચાલતી હોય છે, ત્યારે અત્યારે વર્ષોથી રહેતા લોકોને કોઈ બી જાતની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કર્યા વગર જે રીતના ડિમોલિશન કરવાની વાતો ચાલે છે, એક કાનૂની આપણા ભારતના બંધારણ અને જે એ લોકોના હકો છે એના હકો મારવાની વાત છે. કોઈ બી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કર્યા વગર હવે જે વર્ષોથી વસતા એવી કોઈ બી સ્લમને હટાવી ના શકાય, એમના માટે પૂર્વ આયોજન કરી એમની સહમતિ લઈ અને પછી જ આગળ પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. कांग्रेस का हाथ और हमेशा गरीबों के साथ रहा है. दंतेश्वરમાં વિજયવાડી ઝોપડપટ્ટીમાં 70 વર્ષથી રહેતા રહીશોને અચાનક રેલવેવાળાએ નોટિસ આપી છે કે તાત્કાલિક ઝોપડપટ્ટી તોડી નાખવામાં આવશે.
આ ગરીબ લોકો જે ઘરકામ કરે છે, જે મજૂરી કરે છે, જે હાથલારી ચલાવે છે, જે પથારા લગાવે છે, જેમને સરકાર નોકરી બી આપી શકતી નથી, બધાની પાસે બીપીએલ કાર્ડ બી નથી, સરકારની શું વ્યવસ્થા છે એ તો છોડો, પણ અચાનક નોટિસ આપીને એમના ઘર બરબાદ કરવા જ્યારે નીકળ્યા હોય ત્યારે, અને જે કેસ એ જે માલિકીની જગ્યા છે એ રેલવેની જગ્યા નથી, એ માલિકો કેસ બી જીતી ગયા છે અને કંઈ કીધા વગર નોટિસ આપી છે, ત્યારે આ લોકો રોડ ઉપર ઉતર્યા છે ન્યાય માટે, એમના હક માટે, અને જે રીતે એમને રંજાડવાની જે કોશિશ કરી છે એના સામે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર અપાયા છે કે ગરીબોને તમે ન્યાય આપો. જે 70-10 વર્ષ કરતાં વધારે રહેતા હોય તેનો સ્થાપિત હક બનતો હોય, એ સ્થાપિત હક તો ઠીક છે, પણ 70 વર્ષથી રહેતા હોય તો ખરેખર કલેક્ટરે જગા એમના નામ પર કરી આપવી જોઈએ. એમના ઘર જ્યાં છે ત્યાં રહે એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા કલેક્ટરશ્રી કરે, અને રેલવેવાળા જે અન્યાય કરવા માટે નીકળ્યા છે એમને રોકી અને આ ગરીબોને ન્યાય અપાવે તે માટેનું આવેદનપત્ર અપાયા છે. લડત મોટી થશે, લડીશું, ગરીબોને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી લડીશું, એવું કોંગ્રેસ પાર્ટીનો નેમ છે, અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એમના માટે સાથે ઉતરી છે. આગળ જતાં શું થશે ને શું નહીં, પણ લડાઈ અને આવેદનપત્ર આપી કલેક્ટર પાસેથી ન્યાય માંગવા માટે આ રહીશો અહીંયા આવ્યા છે. गुजरात के बड़ौदा शहर में सुभानपुरा गोरवा विस्तार में दशामा मंदिर आया हुआ है, जहां पर सेवा समिति की ओर से 25 पाठ उत्सव आयोजित किया गया था। इस उत्सव में वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे और साथ ही में पूर्व काउंसिलर राजेश आयरे की भी उपस्थिति दर्ज की गई। इस दशामा मंदिर से कई भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, तब 25 पाठ उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे और साथ ही में इस धार्मिक आयोजन के बाद महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। जय मां दशामा। आज रोज गोरवा विस्तार में आवेला दशामा मंदिर पास जे 25मो पाठोत्सव है, ज्यां दशामा सेवा समिति द्वारा दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण एक भंडारानुं सुंदर आयोजन करवामां आव्युं हतुं। अहींया हजारोनी संख्यामां विस्ताરના લોકો તેમજ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે જેવા કે ગોરવા છે, સુભાનપુરા છે, લક્ષ્મીપુરા છે, તેવા આજુબાજુના તમામ વિસ્તારના લોકો આજના દિવસે આ ભંડારામાં પ્રસાદીનો લાવો લીધો હતો। આ વર્ષો વર્ષથી ચાલી આવનારા ભંડારામાં દર વર્ષે આયોજન તરીકે અલગ અલગ લોકો ભાગ લેતા હોય છે। આ વખતે વિષય જ્યારે યુવાનોનો આવી રહ્યો છે ને જ્યારે દેશ માટે ધાર્મિક તેમજ દેશને આગળ હિન્દુત્વની રીતે કઈ રીતે વધારવું તે રીતે આ વખતના જે ભંડારો છે, જે 25મો પાઠોત્સવ છે, તે આજે ભંડારાનું આયોજન અમારા દેવભાઈ છે, યુવરાજભાઈ છે, મેહુલભાઈ છે, મહેન્દ્રભાઈ છે, એવી રીતના તમામ આ યુવાનો દ્વારા ભંડારાનું એક સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગોરવા વિસ્તારમાં આવેલા દશામા મંદિર ખાતે અમે દશામા સેવા સમિતિ દ્વારા એક અમારો ડાયરો પહેલે દિવસે ડાયરાનું આયોજન કર્યું હતું, બીજે દિવસે ભવ્ય ભંડારાનું પણ આયોજન કર્યું હતું। તેની અંદર આજુબાજુના નગરજનો તમામ લોકો અમારા ભાવિ ભક્તોએ આવીને પ્રસાદનું ગ્રહણ કર્યું, તે માટે દશામા સેવા સમિતિ દ્વારા હું સૌનો આભાર માનું છું। भगवान गणेश में आस्था रखने वाले लोगों के लिए कल बड़ा दिन है। जी हाँ, कल अंगारिका चौथ है। मान्यता है कि अंगारिका चौथ में 21 जो गणेश चौथ है उसका लाभ एक ही चौथ करने में मिलता है। तब बड़ौदा शहर गुजरात से ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अंगारिका चौथ को लेकर गणेश मंदिरों में तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बड़ौदा शहर के भावकाले की गली में आए सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की है, जहाँ पर पुजारी और मंदिर प्रशासन की ओर से कल जो अंगारिका चौथ है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने आते हैं, तब ज़रूरी व्यवस्था और साथ में सुचारू संचालन के ज़रिए भक्तजन भगवान गणेश के दर्शन कर पाए, उसके लिए ज़रूरी जो तैयारियां हैं वो मंदिर प्रशासन की ओर से की जा रही है। આવતીકાલે તારીખ 19/4/2022 ને મંગળવારે અંગારિકા ચોથ છે। આ અંગારિકા ચોથના દિવસે જે પણ ભક્ત સાચી શ્રદ્ધાથી, સાચી ભક્તિથી અને સાચી અતૂટ વિશ્વાસથી આ અંગારિકા ચોથનું વ્રત કરે છે, પૂજન કરે છે, અર્ચન કરે છે, દુર્વા ચડાવે છે, શાસ્ત્ર કહે છે કે સહસ્ત્ર મોદકેનો વાંછિત ફળ પ્રાપ્તિ હસ્તુ, એટલે જે સહસ્ત્ર મોદક એટલે 1000 મોદકથી હવન કરે છે એની મનોકામના સિદ્ધ થાય છે। તેમજ આવતીકાલે આ અંગારિકા ચોથ છે
એક ચોથ કર્યાથી 21 ચોથનું પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે। તેમજ આ દિવસે સવારે 6:30 વાગે કેસર સ્નાન થશે, સવારે 8:25 કલાકે આરતી થશે, બપોરના 12 કલાકે શ્રી ગણેશજી ભગવાનને થાળ ધરવામાં આવશે અને સાંજના 7:25 કલાકે આરતી થશે અને રાતના ચંદ્ર સમયે 9:50 કલાકે મહાઆરતી થશે। એ દિવસે આપણે આ દૂધ કોલ્ડ્રિંકનું વિતરણ રાખ્યું છે, જેથી દરેક ભક્તોએ દર્શન આપી દર્શનનો અચૂક લાભ લેવો। खबर दामनगर से आई है। दामनगर में चैतन्य समाधि जो नवनिर्मित की गई है, वहां पर राम दरबार और रुद्राय हनुमान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ संत की उपस्थिति वहां पर दर्ज की गई और साथ ही में विधायकों की भी उपस्थिति दर्ज की गई थी। दामनगर के पटेल शेरी में चैतन्य समाधि का निर्माण किया गया है, जहां पर राम दरबार आयोजित किया गया था और साथ ही में जो रुद्राय हनुमान जी शिवालय मंदिर जो है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न किया गया। इसमें बड़ी संख्या में दामनगर के नगरजन उपस्थित रहे थे और साथ ही में कई गणमान्यों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। अभी की बड़ी खबर गुजरात के बड़ौदा से आ रही है। बड़ौदा के कारेलीबाग विस्तार में एक दुकान में आग लग गई और वो देखते देखते बड़ा रूप इख्तियार कर लिया इस आग ने और कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में ये दुकान आई हुई है, जहां पर ये आग लगी और उसकी वजह से उसके ऊपर जितने भी फ्लोर पर दुकानें थी उन सभी में ये आग फैल गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी दमकल विभाग के गाड़ियां मौके पर है और आग पे काबू पाया जा रहा है। अभी तक आग लगने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो दुकान है वो राजू आमलेट नाम की दुकान बताई जा रही है और जहां पर अचानक आग लग गई और इस आग ने देखते ही देखते एक बड़ा रूप इख्तियार कर लिया और पूरे कॉम्प्लेक्स को इस आग ने अपनी आगोश में ले लिया। तब तुरंत ही दमकल विभाग को जानकारी दी गई है और फिलहाल दमकल विभाग इस आग पे काबू पाने की कार्यवाही कर रहा है। जूनागढ़ के केशोद में डेप्यूटी पुलिस अधीक्षक जेबी गढ़वी की अगुवाई में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। दरअसल बीते दिनों वेरावल में जो घटना घटित हुई है, उसके मद्देनज़र आसपास के विस्तारों में शांति समिति की बैठक बुलाई जा रही है और आने वाले त्योहारों को ध्यान में रख के किसी भी तरह के रैली या जुलूस के पहले पुलिस विभाग की मंजूरी भी ज़रूरी कर दी गई है। तब आज केशोद में जो शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय के जो अग्रणी हैं वो उपस्थित रहे थे और साथ ही में आने वाले त्योहारों को मिलजुल कर मनाने के लिए जो जेबी गढ़वी है उसकी अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई थी, उसमें सभी शांति समिति के बैठक के जो सदस्य हैं उनको अपील की गई थी। खबर केशोद से आई है। केशोद के पास कोयलाना लाठिया गांव के पास कई समय से यानी कि करीबन 3 दिनों से 8 गांव के सरपंच विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि वहां से गुजरने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे में ओवरब्रिज और सर्विस रोड की मांग गांव वासी लगातार कर रहे हैं, पर 3 दिनों से किसी भी अधिकारी की ओर से इनके विरोध प्रदर्शन के सामने किसी भी तरह की बातचीत या फिर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। तब आज ये 8 गांव के सरपंच उग्र विरोध प्रदर्शन पर उतरे थे। अर्धनग्न हालत में उन्होंने राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही में काले झंडे और काले पट्टी के साथ भी उन्होंने नारेबाजी की। आपको बता दें कि 3 दिनों से ये गांव के सरपंच और गांववासी लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं और अगर आने वाले दिनों में इनकी मांग को नहीं सुना गया या फिर किसी भी अधिकारी या राज्य सरकार की ओर से योग्य निर्णय नहीं लिया गया तो आत्मविलोपन की भी धमकी ये सभी सरपंच और गांववासी दे रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुजरात सरकार भारत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, हाईवे अथॉरिटी, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री, 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 केंद्र सरकार। खबर माड़ियाहाटीना से आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के तालुका
पंचायत के जो सदस्य थे और साथ ही में मांगरोड़ और माड़िया के यूथ कांग्रेस के प्रमुख और विरोध पक्ष के नेता जो थे पीयूष भाई परमार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में थे और साथ ही में उनके समर्थक जो है वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। तब अभी जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पीयूष भाई परमार ने आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जो टीम आई हुई है उनकी उपस्थिति में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और उनके साथ करीबन 100 लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे, वो भी अब आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जूना गड़ोदर जो गांव है वहां पर जो सरपंच थे वो किशोर भाई राठौड़, दीपक भाई संघवी, उप सरपंच जो थे वो कुलदीप सिंह संघवी समेत ग्राम पंचायत के करीबन 100 जितने जो सदस्य हैं वो पीयूष भाई परमार की अगुवाई में, उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। तब ये बड़ा झटका कांग्रेस को माड़िया हाटीना और वहां पर जो विस्तार है वहां पर लगा हुआ है कि करीबन 100 कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे वो अब आम आदमी पार्टी में आज जुड़ गए। खबर माड़िया हाटीना से आई है जहां पर हाटीना दरबार समाज की ओर से शक्ति कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें 19 से 21 अप्रैल के दौरान ये धार्मिक उत्सव वहां पर मनाया जाने वाला है, जिसमें हाटीना दरबार समाज के सिसोदिया परिवार की ओर से जो कुड देवी है श्री चामुंडा माता जी की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जाने वाली है। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के चलते ये महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें पीयूल दवे जो कथाकार है वो वक्ता रहेंगे। साथ ही में रुद्रेश्वर मंदिर से आज बड़े ही धामधूम से पोथी यात्रा भी निकाली गई थी। इस धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत आई श्री सोनल माँ की उपस्थिति में दीप प्रागट्य के साथ की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में माड़िया हाटीना के सिसोदिया परिवार के नागरिक जुड़े थे। खबर पादरा से आई है। पादरा में पादरा शहर तालुका निवृत्त कर्मचारी मंडल के सदस्यों की ओर से मामलतदार कचेरी पर जाकर आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल बीते कई समय से गुजरात स्टेट पेंशनर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनकी ओर से नई पेंशन स्कीम जो लागू कर दी गई है उसके सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और राज्य सरकार की ओर से जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई है उसे रद्द करने की बात कही गई है। लगातार कई जिलों में जिला कलेक्टर को पेंशनर के जो सदस्य है यानी कि जो निवृत्त कर्मचारी हैं उनकी ओर से आवेदन पत्र दिया जा रहा है और पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसे ही जारी रखने की मांग कर दी गई है। तब पादरा में भी आज निवृत्त जो कर्मचारी मंडल है उनके सदस्यों की ओर से मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात स्टेट पेंशनर एसोसिएशन की ओर से 7 दिसंबर 2021 को इस मामले में राज्य सरकार को आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं की गई है। तब गुजरात स्टेट पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य अब आने वाले समय में उग्र आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मंडल गुजरात राज्यના કર્મચારીઓની જે મુશ્કેલીઓ છે અને જે નિવારણ માટે ગુજરાત રાજ્યના પેન્શન મંડળના પ્રમુખશ્રીએ એલાન આપેલું છે તે પ્રમાણે અમે આજરોજ મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે નવી પેન્શન યોજના બંધ કરીને જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ કરવા બાબત એ પણ મુદ્દો છે અમારો। અને બીજું કે અમારા તબીબીમાં જે 300 રૂપિયા જે અત્યારે મળે છે ભથ્થા તબીબીનું એને 1000 રૂપિયા ચૂકવવા માટે પણ અમારી માગણી છે। પછી 7મા પગાર પંચમાં સચિવોની સમિતિમાં ફાઇનલ અહેવાલ મુજબ 297 પેન્શનમાં જોડાણ કરી ચૂકવવા બાબતની અમે પણ ચર્ચા કરેલી છે। તો આ અને હાલના જે 81-80 વર્ષ પછી પેન્શનનો જે ફોર્મ્યુલાનું પરિવર્તન બાબતે પણ અમારે આ અંગે આવેદનપત્રમાં આપેલું છે અમે। અને પેન્શનની આવક નથી માટે તમામ પેન્શન આવકવેરામાંથી મુક્તિ આપવા બાબતનું પણ અમારી માગણી છે। પછી અપરિણીતોની દીકરીઓ જે છે ત્યાં વિધવાઓને પણ આજીવન પેન્શન આપવા માટેને પણ એમને અમારી રજૂઆત છે।
પછી વન રેન્ક વન પેન્શન સ્કીમ મુજબ પેન્શન ચૂકવવાની વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવા બાબતે અમારી રજૂઆત છે. પછી નિવૃત્ત પછી યાત્રા ભથ્થા દર વર્ષે 1 માસનું પેન્શન આપવા બાબતે LTC બેઝ પણ અમે માગણી કરેલી છે. આમાં કુલ મુદ્દા 18 મુદ્દાઓની અમારી માગણીઓ છે, જે નામદાર કોર્ટમાં નિર્દોષ જાહેર થયા પછી પેન્શનરોને મળવાપાત્ર તમામ લાભો સમયસર મર્યાદામાં મળવા બાબતની, દાખલા તરીકે 20 વર્ષથી વધુ સમય પછી ચુકાદો આવે ત્યાર પછી પેન્શનર 80 વર્ષ પણ વટાવી ચૂક્યા હોય છે, તેમના કોર્ટના ચુકાદા પછી પણ ટૂંકી મર્યાદામાં પેન્શનરોના લાભ આપવો જોઈએ. ઉપરોક્ત અંગે ઘટતું કરવા આપશ્રીને મામલતદાર સાહેબ મારફત આપણે આગળ આપવા માટે વિનંતી છે. करजन तालुका के लीलोड़ा गांव के पास कल एक दुर्घटना हुई. इस दुर्घटना में सीनोर तालुका के मालसर के निवासी 40 वर्षीय माछी परिवार के युवक की मौत हो गई थी. राजू माछी नाम का ये युवक शादी समारोह में जा रहा था, तब डंपर ने पीछे से टक्कर मारी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. तब इस बारे में जानकारी मिलने के बाद आज मालसर में इस युवक के परिवार को मिलने के लिए सांसद मनसुख वसावा और पूर्व विधायक सतीश पटेल समेत कई अग्रणी पहुंचे थे. आपको बता दें कि तफ्तीश में जो सामने आया है उसमें खास तौर पर ये डंपर चालक और जो डंपर है वो रेत माफिया का बताया जा रहा है. बीते कई समय से सांसद मनसुख वसावा अवैध तरीके से जो रेत खनन हो रहा है और रेत माफिया के बारे में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं. तब ये जो दुर्घटना हुई है और 40 वर्षीय युवक की जो मौत हुई है उसमें भी रेत माफिया और उसका ही डंपर सामने आया है. तब इस बारे में तहकीकात तफ्तीश अच्छी तरह से हो और जो दोषी है उसे जल्द से जल्द सजा हो, इस बारे में भी मांग सांसद मनसुख वसावा की ओर से की गई थी. और आज उनके परिवार जो मृतक परिवार है उनसे मिलने के लिए सांसद पहुंचे थे. तब मृतक परिवार भी बड़े भावुक होकर सांसद और पूर्व विधायक से मिले थे. करजण तालुकाना લીલોડ પાસે માલસરના નવયુવાન ખૂબ ઉત્સાહી છોકરો હતો, જેના નાના બાળકો છે, એવા રાજુભાઈ માસીનું રેત માફિયાઓના ડેમ્પર થકી કમકમાટી ભર્યું મૃત્યુ થયું છે. એ જાણીને અમને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. આ લીલોડ ને નારેશ્વરની આસપાસ આ રેત માફિયાના કારણે આવા અઠવાડિયામાં 15 દિવસમાં એક ને એક આવી અકસ્માતની ઘટના ઘટતી હોય છે અને નિર્દોષ માણસો એમાં મૃત્યુ પામે છે, જે ખરેખર નિંદનીય છે. ને દુઃખની બાબત એ છે કે મને જે માહિતી મળી તે પ્રકારે આ રેત માફિયાઓ ત્યાં જે ડેડ બોડી પડેલી ત્યાં કોઈને વિડીયોગ્રાફી પણ ના કરવા દીધું, કોઈને ફોટો પણ ના પાડવા દીધું કે મીડિયાના મિત્રોને પણ ત્યાં પહોંચવાને ન દીધા. આ ખરેખર એક પ્રકારનો આ લોકોનો અત્યાચાર છે. માથાભારે તત્વો આ રીતિના ધંધામાં જોડાયેલા છે અને બેફામ પ્રમાણે એના ડંપરિયા ચાલતા હોય છે. સરકારમાં અગાઉ પણ રજૂઆતો કરી છે જ્યારે જ્યારે ઘટના ઘટી છે ત્યારે, અને ફરી પણ હું સરકારમાં હું રજૂઆત કરવાનો છું કે બેફામ પ્રમાણે આ ચાલતા ડમ્પરો પર કોઈ ને કોઈ રીતના કંટ્રોલ આવવો જોઈએ, નહીં તો નિર્દોષ માણસો આ સિનોર ને માલસર વિસ્તારની અંદર, નારેશ્વર વિસ્તારની અંદર કોઈ ને કોઈ પ્રકાર એનો ભોગ બનતા હોય છે. ગરીબ પરિવારના બાળકો જેમના જે નિરાધાર હોય છે, મજૂરિયા વર્ગના માણસો આમાં ભોગ બનતા હોય છે. તો ખરેખર આ એક દુઃખદ ઘટના છે. એને સખતના સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું અને સાથે સાથે એ પણ વહીવટીતંત્રનું ધ્યાન દોરું છું કે આમાં રેત માફિયાઓ સાથે વહીવટીતંત્ર જોડાયેલું છે. હું માનું છું, સ્પષ્ટ પ્રમાણે કહું છું, ભૂતકાળમાં પણ કહ્યું છે ને આજે પણ કહું છું કે જિલ્લાનું વહીવટીતંત્ર આ રેત માફિયાઓ સાથે બેફામ પ્રમાણે ચાલતા ડંપરિયાઓના માલિકો સાથે જોડાયેલું છે અને જેના કારણે એમના પર કોઈ કંટ્રોલ કે દાબ કે ધાક એમની નથી. ગોઝારી ઘટના ગઈકાલે લીલોડ ગામ પાસે એક માછી સમાજના દીકરાનું નિધન થયું. એ પરિવારની મુલાકાત કરવા માટે અમે કોંગ્રેસના સૌ આગેવાનો આજે અહીં આવ્યા છે. ખૂબ ગંભીર અકસ્માતો છેલ્લા કેટલાય સમયથી કમસે કમ એક અઠવાડિયામાં કમસે કમ એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય છે અને એના માટે અમે તંત્રને ઘણી વખત વાત કરી છે. ગઈકાલે પણ મેં ભૂસ્તરશાસ્ત્રીના અંગે રજૂઆત કરી છે અને તેમ છતાં
યોગ્ય પરિણામ આવતું નથી. ભૂતકાળમાં જ્યારે માલોદ ગામની ઘટના બની હતી ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંસદ સભ્યએ પણ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમ છતાં સરકારનું પેટનું પાણી હલતું નથી અને તંત્ર સદંતર નિંદ્રાહીન દેખાય છે. આવનાર સમયમાં આનો યોગ્ય ઉકેલ નહીં આવે તો ચોક્કસ જલદ આંદોલન થવાનું છે અને જે પીડા પ્રજા ભોગવે છે એના માટે સરકાર યોગ્ય નિકાલ કરે એવી અમારી સૌની લાગણી છે. गुजरात के बड़ौदा के मांझलपुर विस्तार में दरबार चौकड़ी के पास रहने वाली एक युवती की लाश नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा पुलिस थाना विस्तार में एक खेत में से बरामद की गई. मीरा सोलंकी इसका नाम बताया जा रहा है और बड़ी ही दर्दनाक तरीके से इसका कत्ल कर दिया गया और तिलकवाड़ा पुलिस थाना विस्तार में एक खेत में से इसकी लाश बरामद हुई. जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो जानकारी के मुताबिक मीरा सोलंकी 2 दिन पहले अपने घर से निकली थी, जिसके बाद उसका एक मैसेज भी सामने आया था कि वो संदीप मकवाणा नाम के कोई युवक के साथ है और वो 2 दिन में वापस आ जाएगी. लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो उसके माता पिता की ओर से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई. तफ्तीश के बाद तिलकवाड़ा विस्तार के एक खेत में से उसकी लाश बरामद हुई, जिसके बाद उसके पोस्टमार्टम के लिए बड़ौदा के SSG अस्पताल लाया गया. SSG अस्पताल में डॉक्टरों की पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया, लेकिन पोस्टमार्टम रूम के बाहर तब मांझलपुर विस्तार के जो पूर्व कॉरपोरेटर है चिराग जवेरी और साथ ही में राज्य कक्षा के जो मंत्री है योगेश पटेल, उनकी भी उपस्थिति वहां पर दर्ज की गई थी. खास तौर पर एक तरफा प्यार में ये कत्ल होने की जानकारी सामने आई है और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मीरा सोलंकी का गला दबाया गया और साथ ही में उसे बड़ी ही बेरहमी से पीड़ा देने के बाद उसका कत्ल किया गया. ये जानकारी पोस्टमार्टम में सामने आई है. तब पुलिस विभाग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मीरा के मोबाइल लोकेशन के आधार पर जो कातिल है उसको पकड़ने की कार्यवाही शुरू की है. મારા માંજલપુર વિસ્તારમાં મારા મિત્રની દીકરી 20 વર્ષની મીરા નિલેશભાઈ સોલંકીનું મર્ડર થયું છે. 2 દિવસ પહેલાં એ ગુમ થયેલી એની અમે માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી પણ આપી હતી. ત્યારબાદ અમે તપાસ કરતાં ગઈકાલે અમને વોટ્સઅપ પર ફોટા જોવામાં આવ્યા તો એક છોકરીની લાશ મળી છે. તો જોયું તો અમે જઈને ઓળખ કરી અને અમને ખાતરી થઈ કે આ એ છોકરી છે અને અમને મેસેજ બી મળ્યો કે છોકરી તરફથી કે હું સંદીપ મકવાણા જોડે જઉં છું અને હું કાલે સવારે પાછી આવી જઈશ. એટલે અને જે રીતે દીકરીની લાશ મળી છે, નિર્મમ રીતે કોઈ ક્રૂર માણસ ઘાતકી હત્યા કરે એ રીતની આ એમની ડેડ બોડી મળી છે. અને અમે તિલકવાડા આજે એમનું પોસ્ટમોર્ટમ હતું, પરંતુ ડિટેલમાં પોસ્ટમોર્ટમ કરવાનું હોવાથી તો એટલી વ્યવસ્થા નહીં હોવાથી એ રિફર વડોદરા કરવામાં આવ્યું છે. અત્યારે પોસ્ટમોર્ટમ એમનું ચાલુ છે અને અમને પોલીસનો પણ ખૂબ સારો સાથ અને સહકાર મળ્યો છે તિલકવાડાની અને અમને ચોક્કસ ખાતરી છે કે ખૂબ ઝડપી આ જે નિર્દયી હત્યારો છે એને પોલીસ પકડી પાડશે. પ્રેમ પ્રકરણ એવું કંઈ હોઈ શકે? હા, ચોક્કસ પ્રેમ પ્રકરણ છે એવો અમને મેસેજ બી મળ્યો. ये थी अब तक की खबरें. कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे. तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए. नमस्कार. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.